अभी हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का ही पार्ट है, टू चेंज यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। टू चेंज यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, इसको देखो कैसे करेंगे। देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है इस दुनिया में, उसके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होता है यूनिट। जैसे अगर मैं बात करूं 3 किलोमीटर डिस्टेंस, मैंने बोला 3 किलोमीटर डिस्टेंस, तो इसमें 3 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और किलोमीटर जो है वो यूनिट है। ठीक है, तो इस फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं इसकी यूनिट चेंज कर दूं, सपोज मैं इसको मीटर में लिखना चाहता हूं, तो मैं इसको लिख दिया 3000 मीटर, लिख सकते हैं इसको, है ना। तो क्या अगर मैंने यूनिट चेंज कर दी है तो क्या उससे फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज हो गई है? नो। तो 3 किलोमीटर डिस्टेंस है और 3000 मीटर डिस्टेंस है, दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, है ना। तो यूनिट चेंज करने से, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती है ना। दैट मीन्स P विल रिमेन कांस्टेंट एंड दिस P इज इक्वल्स टू n इनटू u, राइट। तो अगर हम यूनिट चेंज कर रहे हैं तो इस यूनिट सिस्टम में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n1, ये u1, इस यूनिट सिस्टम में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n2 और ये हो गया u2। तो वी कैन से n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2, है ना, बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, नाउ हमें करना क्या है, हमें n2 कैलकुलेट करना है। यानी कि एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में अगर हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी उस फिजिकल क्वांटिटी की। तो n2 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी n1 इंटू u1 अपॉन u2। ठीक है, अब देखो ये ना बहुत सिंपल सा काम है। जैसे ये 3 किलोमीटर को मैंने 3000 मीटर में चेंज कर दिया, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। लेकिन स्कूल्स में कई बार वो क्वेश्चन पूछते हैं कि यूनिट चेंज करके बताओ यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, तो आपको फिर वो पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। इधर हम एग्जांपल लिख रहे हैं, कन्वर्ट 5 न्यूटन फोर्स into CGS यूनिट। CGS यूनिट सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये जो न्यूटन है, ये कौन सी यूनिट है, मतलब कौन सा यूनिट सिस्टम है? जो न्यूटन है, दैट इज SI यूनिट सिस्टम, राइट, है ना। तो SI यूनिट सिस्टम है और हमें इसको CGS में कन्वर्ट करना है। CGS का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हमारे पास जो सिस्टम्स हैं वो है SI यूनिट सिस्टम, CGS यूनिट सिस्टम, FPS यूनिट सिस्टम एंड MKS यूनिट सिस्टम। इनमें ज़्यादातर मास, लेंथ और टाइम इसी की बात होती है, तो हम सब में लिख लेते हैं। मास जो है वो kg में होगा, लेंथ मीटर में होगा SI यूनिट में, और टाइम सेकंड में। CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसमें फुट पाउंड सेकंड्स, और ये मीटर केजी सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग यूनिट सिस्टम्स आ गए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में अगर वो लिखेगा कि भाई MKS में कन्वर्ट करो, तो हमें पता होना चाहिए ना MKS का मतलब क्या है, ठीक है, या फिर CGS का मतलब क्या है, FPS का मतलब क्या है। तो अभी यहाँ पर हम सिंपली SI यूनिट सिस्टम से कन्वर्ट करेंगे CGS में। ठीक है, तो प्रोसेस देखो क्या होगा। सबसे पहले आप लिखोगे ये वाला फॉर्मूला, n2 इज इक्वल टू n1 u1 बाई u2। ठीक है, पार्थ आपका कैमरा क्यों ऑफ है भाई, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम? सर नेटवर्क इश्यू चल रहा है सर, बार बार फिर रीलोड करके मीटिंग लीव हो रही है।
अगर अभी थोड़ी देर में स्टेबल हो गया देन सर अभी हो जाएगा ऑन। ओके। तो n2 इज इक्वल्स टू n1 u1 इंटू u1 अपॉन u2, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप कन्वर्ट कर रहे हो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे ये फोर्स है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है mlt-2 होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, n1 जो है यानी कि फर्स्ट यूनिट सिस्टम में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, तो इधर हमने 5 लिख दिया। u1 बाई u2 का मतलब है m1 अपॉन m2, l1 अपॉन l2, t1 अपॉन t2। ये 5 हो गया। अब ये जो m है उसकी पावर क्या आएगी, जो डायमेंशन फॉर्मूला में यहाँ पर कितनी है 1, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर l की पावर कितनी है 1, इधर भी 1 आ जाएगा। टाइम की पावर कितनी है -2, तो इधर -2 आ जाएगा। ठीक है, तो m1 अपॉन m2 इसकी पावर 1, वो तो हमने लिख ही लिया है। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखो फर्स्ट यूनिट सिस्टम में जो मास है उसकी क्या यूनिट है, केजी, है ना। फर्स्ट यूनिट सिस्टम जो है वो हमारा यहाँ पर ऐसा यूनिट सिस्टम है, तो ये हो गया आपका केजी। और जिसमें हमने कन्वर्ट करना है वो कौन सा है, सीजीएस, मतलब ग्राम्स में होगा उसमें मास, है ना। यहाँ पर हमने ग्राम्स लिख दिया। फर्स्ट यूनिट सिस्टम यानी कि ऐसा यूनिट सिस्टम में लेंथ क्या होता है, मीटर में होता है। सेकेंड यूनिट सिस्टम में क्या होगा, सेंटीमीटर में, तो इधर आप सेंटीमीटर लिख दो, इसकी पावर 1। ऐसा यूनिट सिस्टम और सीजीएस दोनों में टाइम सेकंड्स में ही होता है, इसके बाद -2। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप केजी को आपने ग्राम में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, सो दैट वो कैंसिल आउट हो जाए। तो केजी इज 1000 ग्राम, ये भी ग्राम में हो गया। मीटर जो है उसको हम सेंटीमीटर में करेंगे, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। और ये सेकंड तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। फाइनली हमारा आंसर क्या हुआ, देखो ये आ गया 1000 और ये आ गया 100, तो 5 इंटू 10 की पावर 5। दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड यूनिट सिस्टम, है ना, है ना, सिंपल। वैसे तो यूनिट कन्वर्जन बहुत सिंपल होता है, लेकिन सर, तो थोड़ा इन्होंने बढ़ा ही दिया। हाँ, मैं वही कह रहा था कि वैसे तो सिंपल होता है, ठीक है, लेकिन डायमेंशन एनालिसिस करके थोड़ा लंबा हो गया प्रोसेस, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि सर ये हम इतना लंबा प्रोसेस क्यों करेंगे इसको, है ना। तो देखो मैं यही कहूंगा, जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको ये पूरा प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे कन्वर्जन करते हो यूनिट का वैसे ही करोगे, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, सब्जेक्टिव पेपर, है ना, स्कूल का, और उसने लिख दिया कि कन्वर्ट दीज यूनिट्स इन सीजीएस या जो भी है अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस, तो फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है, ये याद रखना है। क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं सर हमने तो आंसर निकाल दिया, हमें मार्क्स नहीं मिले। जब वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ आंसर निकालने से नहीं होगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए इसको। शांत में क्लियर है सर जो आपने स्टार्टिंग में लिखा है P equals to NU and followed by P equals to constant equals to NU, तो सर P, what does P का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी। ओके। जैसे यहाँ पर ये जो 3 किलोमीटर वाला एग्जांपल है, इसमें 3 किलोमीटर जो है फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट जो है वो किलोमीटर हो गई और न्यूमेरिकल वैल्यू 3 हो गई, ऐसे। सर तो हमेशा जैसे M1 L1 और T1 है तो हमेशा किलोग्राम मीटर और सेकंड आएगा ऊपर? नहीं, वो डिपेंड करता है कि कौन सा यूनिट सिस्टम से कौन से में कन्वर्ट कर रहे हैं।
क्योंकि मान लो ऐसा भी तो हो सकता है वो आपको मतलब जो फोर्स का जो वैल्यू है वो सीधे यूनिट सिस्टम में दे दे सपोज, और फिर वो बोले कि भाई ऐसा यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करो, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर उस केस में केजी वगैरह वो सब नीचे आ जाएगा। हमें उल्टा भी तो कुछ मतलब ऐसा यूनिट यूज करनी है इसमें। वो क्वेश्चन में बताएगा ना। मैं भी एक और एग्जांपल लूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम एक और एग्जांपल करेंगे। अर्शी आपको क्लियर है? यस सर। पार्थ आपको? यस सर। ओके। सर इसमें एक चीज पूछनी थी सर, जैसे सपोज हमें अगर फोर्स की जगह प्रेशर या लाइक कुछ और दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, तो सर उसका तो जैसे आपका लेंथ बाय टी टू द पावर -2 होता है। एंड फिर उन्होंने सीरियस कहा है, तो उसमें जो फिर लाइक जैसे सेकंड की पावर 2 है तो वो टाइम की पावर 2 हो जाएगी। हाँ है ना? तो सर जैसे आपने इसमें भी यही करा है कि जो न्यूटन को जब आपने कन्वर्ट करा तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, तो वो सेकंड स्क्वायर लेना पड़ेगा या मतलब वो देखो हम ले तो रहे हैं, देखो ये ले रहे हैं हम यहाँ पर। एक मिनट, 1 मिनट। यहाँ पर देखो हम लिख रहे हैं इसको, लेकिन उसका बेनिफिट मतलब उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि सेकंड कैंसिल आउट हो जा रहा है ना। अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू होती तो उसकी पावर -2 होती, तो फिर वो सिंप्लीफाई करना पड़ता हमें। सर हम ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, पर लाइक अगर हमें वो मिनट में दे रखा हो तो हम फिर करेंगे ना प्रॉपर। हाँ ओके सर। ठीक है, मतलब अगर जैसे एक यूनिट सिस्टम में मिनट है, एक में सेकंड है, तो ये जो टाइम का रेशो है ये 1 नहीं आएगा। इस केस में 1 आ रहा है, क्योंकि दोनों में सेकंड्स है ना। तो अगर टाइम की यूनिट अलग हुई तो वहां पर 1 नहीं आएगा। तो फिर उस केस में जो पावर -2 है ना, ये अपना इफेक्ट दिखाएगा और फिर वो वैल्यू को चेंज करेगा। यहाँ पर वो इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि दोनों सेकंड्स है, कैंसिल होकर 1 हो रहा है। अब 1 की पावर आप कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर सेकंड से सेकंड गया तो इट्स लाइक 1 raised to the power -2। यस। तो सर इट इज नथिंग बट। अच्छा ये यहाँ पर 1 लिख देंगे ना हम यहाँ पर। सर 1 की पावर -2 तो -2 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 1 नहीं आएगा वो स्क्वायर के साथ नहीं होता सर। नहीं 1 की पावर कुछ भी लिख दो, माइनस में चेंज नहीं होती थी। ऐसे मैं फिर भूल गया। देखो 1 की पावर -2 का मतलब है ये ऐसे लिखा हुआ है। यस सर। इससे फिर देखो ऐसे मजे ले सकते हो आप ऐसे। ओके 1 की पावर कुछ भी कर दो वो 1 ही आएगा। मैंने आप लोगों के लिए एक सब्जेक्टिव असाइनमेंट भेजी है, तो वो स्कूल के अकॉर्डिंग है ना, कि भाई स्कूल में किस टाइप के एग्जाम, मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए है वो। तो नेक्स्ट वीक आपको सबमिट करानी है, 1 वीक है आपके पास उसके लिए। ठीक है, सर 35 क्वेश्चंस फॉर पीडीएफ। हाँ मैंने आज ही भेजी है वो।
एंड सर संडे को फिर वो ऑब्जेक्टिव वाला टेस्ट भी है। हम्म। अच्छा हाँ, ओके। संडे को थोड़ी ना मैंने सबमिट के लिए बोल रहा हूँ, एक हफ्ता मेरे को लगा कि मतलब आपने वो ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव कर दिया, वो आपने नहीं, एक हफ्ते का कहा है ना। ओके सर। टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा इस बार, और जो असाइनमेंट सबमिशन है 1 वीक का मतलब है, अगर आज वेडनेसडे है तो नेक्स्ट वेडनेसडे तक है आपके पास टाइम, आप इसको ओके सर। प्रैक्टिस सॉल्व करिए। हाँ जी, नोट डाउन हो गया सबका? यस सर। शांतनु, ठीक है। यस सर। सो एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज हमें बोला गया है कन्वर्ट, अच्छा बाय द वे एक चीज़ आप याद रख लो, 10⁵ जो भी हमने कन्वर्ट किया ना, मतलब SI यूनिट से CGS में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये समझ में आ रहा है कि जो 1 न्यूटन है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। डाइन जो है वो है CGS यूनिट ऑफ फोर्स। जैसे SI यूनिट सिस्टम में न्यूटन होता है, वैसे CGS यूनिट सिस्टम में हम क्या बोलेंगे, डाइन। तो 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ये याद रखें, ठीक है। सिमिलरली 1 जूल, जूल जो है वो SI यूनिट है ना, इसको अगर हम CGS में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाता है अर्ग्स, ERGES, अर्ग्स, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में अर्ग बोल देते हैं उसको। तो ये 10⁷ के बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी पे ही है, कन्वर्ट 100 जूल ऑफ एनर्जी इनटू CGS यूनिट सिस्टम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, चलिए ट्राई करिए, और प्रॉपर डायमेंशनल एनालिसिस में जैसे करते हैं वैसे करना है स्टेप्स के साथ, ठीक है। तो सर इसमें भी फिर वो जूल का एनर्जी में फिर हाफ mgh करके पहले वो डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बस पता होना चाहिए, क्योंकि बस वो m1/m2, हाँ जो m1/m2 L1/L2 था, ठीक है, उसमें जो पावर्स आप लिखोगे उसकी वो वही होंगी जो डायमेंशनल फॉर्मूले में पावर्स होंगी। और आप सबके स्कूल में जो भी टेस्ट आने वाले होंगे, अगर स्कूल वालों ने बताया है कब है टेस्ट, तो आप सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करोगे, ठीक है। सर आफ्टर हॉलीडेज पहला पेपर, मतलब जून के बाद। यस सर, जून के बाद शायद 6 या लेट मी चेक। नहीं कोई नहीं, आप मेरे को आराम से बता दो ना क्लास वार। अर्शिया आपका? सर हॉलीडेज के बाद। सर 6th of जुलाई। ओके, शांतनु आपका भी? सर मतलब कंफर्म नहीं है, बट हाँ शायद हॉलीडेज के बाद ही है। ठीक है, ओके, जब वो सिलेबस बता देंगे मुझे बता देना क्या आ रहा है उसमें, ठीक है। सर जूल तो एनर्जी होती है ना, मतलब हाँ जूल का। यस। तो सर इसमें वही, हाँ एक बोलो। और चीज पूछनी थी सर, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्थ। हाँ 100 जूल इज नथिंग बट इनटू 100, तो वो 10⁹ हो गया, 9 अर्थ। तो सही सर बात है। यही तो आ गया। और क्या? तो यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है ना, यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, आपको वो प्रोसेस करके दिखाना है। आंसर तो हमें पता ही है। तो नहीं सर, फिर मतलब तो सर हमारे पास 9 आएगा। तो सर हमारे पास तो पहला वो N1 और U1 तो है नहीं ना, वो तो बस अर्ग दे रखा है। अब अर्ग की हमें क्या पता। देखो ये N1 है और ये U1 है, ठीक है। ओ फिर N2 आपको निकालना है, और जो U2 है वो क्या है, अर्ग से। एंड अर्ग इज नथिंग बट 10⁻7। हाँ मतलब 1 जूल जो है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर है। यस, ओके सर, थैंक यू सर। जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया है ना, सेम वैसे ही करना है, बस डायमेंशन हाँ, फॉर्मूला सर। अब एनर्जी का लगाना है, ठीक है। हो गया सर।
ओके, कितना हो गया? बता, आंसर सही आ रहा है? हाँ जी सर। ओके, चलो मैं भी इसको सॉल्व कर देता हूँ एक बार अभी, तो अगर आपको क्लियर रहे। तो N1 हमें दे रखा है 100 जूल, और ये U1 जो है, ठीक है, U1/U2 जो है ये M1/M2, L1/L2, T1/T2। अब जो इसकी पावर आएगी वो आएगी एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग। एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है mL²T-2। अच्छा, जो डायमेंशन फॉर्मूलाज है ये लगभग 15-20 आपको याद होने चाहिए, वो मैं लिस्ट आपको बता दूंगा, ठीक है, उतने ही आपको याद रखने हैं, ठीक है। वैसे तो टोटल 90 के आसपास है, बट आपको कम से कम 20 याद होने चाहिए, ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। या फिर इन शॉर्ट जो भी हमने इस चैप्टर की थ्योरी में जो जो भी डायमेंशन फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो आपको याद होने चाहिए सारे, है ना। हमने लगभग 15-20 ही पढ़े हैं, उतने याद होने चाहिए आपको। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला mL²T-2 है, तो m की पावर 1 हो गया, l की पावर 2 हो गया और t की पावर -2 हो गया। बात ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। है ना। अब देखो m1 की जगह हम क्या लिखेंगे भाई, हम SI यूनिट सिस्टम से सीजीएस में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा kg, ये हो जाएगा ग्राम, इसकी पावर 1। फिर लेंथ जो है वो SI यूनिट में होता है मीटर, और सीजीएस में होता है मतलब सेंटीमीटर, इसकी पावर 2। और टाइम दोनों में सेकंड्स है, सेकंड लिख दिया हमने। तो 1 kg इज 1000 ग्राम, ग्राम कैंसिल। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया। ये सेकंड जो है वो 1 आ गया। तो देखो अभी क्या बन रहा है, ये 100 की पावर 2 यानी कि 10⁴ बन गया है ना, और ये 1000 है, तो 1000 एक मिनट, हंड्रेड इंटू 1000 इंटू 10⁴। तो आप देख सकते हो ये 10⁹ आ रहा है, ठीक है। तो यहां से हमें ये भी समझ में आता है कि भाई अब जैसे 100 जूल जो है, 100 जूल जो है वो 10⁹ अर्थ के बराबर है। ये सभी बच्चे देख लो तीनों, 100 जूल अगर 10⁹ अर्थ के बराबर है तो 1 जूल किसके बराबर होगा? 10⁷ अर्थ। तो ये कन्वर्जन फैक्टर हो गया कि अगर आपको जूल को अर्थ में कन्वर्ट करना है तो आप 10⁷ से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन करिए इसको। सर एक और डाउट है। बताओ। सर हाउ डिड यू गेट टू नो कि वो kg मीटर पर kg मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर है हमारी जो जूल की वैल्यू है? क्योंकि वो उसकी अंडरस्टैंड यूनिट है, लाइक अंडरस्टूड जो अपने आप होती नहीं, मैं है। जैसे 1 जूल है, ये जो यूनिट है ये ऐसा यूनिट तो है, लेकिन दिस यूनिट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। तो इसको अगर मुझे फंडामेंटल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता है mL²T-2, ये एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है, तो आप बस इसमें फंडामेंटल यूनिट्स डाल दो इसके डायमेंशन फॉर्मूला में। m की जगह kg, l की जगह मीटर स्क्वायर और टाइम की जगह सेकंड माइनस। ओके सर यही नहीं समझ में आ रहा था। थैंक यू सर। ये है, ठीक है। तो इसको आप मतलब अगर आपने इसको ऐसे यूनिट्स में लिख दिया है तो फिर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है स्क्वायर ब्रैकेट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब डायमेंशनल सिंबल्स के साथ लिखना तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, सबको क्लियर हो गया है ना? ओके।
Moving to the next question. Convert 5 kg per meter cube into CGS unit system. चलो बताओ भाई क्या होगा. यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपने लिखना है प्रॉपर, ठीक है, जैसे लिखते हैं, शॉर्टकट नहीं मान रहा. Sir, is the answer 5 into 10 to the power minus 3? 5 into 10 to the power minus 3. ओके. अर्शिया आपका कितना आ रहा है? सर अब मैं कर रही हूँ. ओके चलो ठीक है. शांतनु. सर 5 into 10 to the power minus 3 आ रहा है. Yes, sir. पार्क यूर म्यूट. सर नहीं, वो पीछे दीदी वो कह रहा था पानी में. ठीक है. तो हाँ शांतनु आपका कितना आ रहा है? So मतलब इतना ही आ रहा है 5 into 10 to the power 3. ओके. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है. क्रॉस चेक तो खैर हम वैसे ही कर लेंगे, बट मतलब लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे अगर एग्जाम में आएगा तो लिखना है. सबसे पहले आपने लिखना है n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2, तो n2 इज इक्वल्स टू n1 u1 बाय u2. अब क्योंकि ये kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी है, ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू n1 जो है वो 5 दे रखी है और mlt हाँ m2 l2 t2. इनकी पावर्स जो है वो क्या रहेंगी, जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा, तो जो डेंसिटी है उसका हो जाएगा आपका ml-3 डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है. m की पावर 1, l की पावर -3 और t की पावर 0 हो जाएगा 5 इंटू m1 हो जाएगा आपका kg और ये हो जाएगा ग्राम. l1 हो जाएगा आपका मीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेकंड और ये सेकंड. तो ये 5 इंटू ये 1000 बचेगा और ये मीटर जो है वो 100 है. 100 की पावर -3 मतलब 10⁻⁻6 हो जाएगा. 5 इंटू 10⁻⁻3
और यूनिट्स क्या लिखेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिखना है, अगर स्कूल में आएगा कि भाई डायमेंशन एनालिसिस करके कैलकुलेट करके दिखाओ, इस तरीके से आपने करना है, ठीक है। रब कर दो इसको, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, है ना। तो क्या लिमिटेशंस है, सबसे पहला लिमिटेशन तो यही है कि हम इसमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, राइट। सो वी कैन नॉट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, ये आप साथ के साथ लिखते रहिए, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूला में आप कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। वी कैन नॉट डिराइव फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी having addition, subtraction and exponential, logarithmic, trigonometric functions. In their formula, यानी कि जिन भी फिजिकल क्वांटिटीज में ये सारी चीजें आ रही हैं उसको हम डायमेंशन एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते। ये सेकंड लिमिटेशन हो गई। थर्ड लिमिटेशन, वी कैन नॉट डिराइव फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which is dependent on more than 3 physical quantities. More than 3 physical quantities. In mechanics. तो ये लिमिटेशंस हैं हमारे डायमेंशनल एनालिसिस की। अर्षा, आपको क्लियर है? Yes, sir. सर
कैन यू प्लीज टेल मी कि वो आपने जो थर्ड वाला लिमिटेशन लिखा है हाँ सर, उससे मतलब हाउ इज इट मैं एप्लीकेबल? यस मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। नोट डाउन कर लिया सबने, है ना? तो देखो अभी जो थर्ड वाला पॉइंट है इसका मतलब क्या है। मैकेनिक्स जो है ना, फिजिक्स में हम उस पार्ट को बोलते हैं जिसमें फोर्सेस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब आता है, ठीक है? तो जो मैकेनिक्स होता है ना, उसमें जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं वो आती हैं MLT, ठीक है? मैकेनिक्स में हमारी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं वो MLT आती है, यानी कि करंट, टेम्परेचर, मोल, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी ये सब नहीं आता, ठीक है? सिर्फ ये 3 आते हैं। तो आप सोच के देखो, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी P बोल रहा हूँ मैं, इट इज डिपेंडेंट ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि जैसे A की पावर A लिख दिया हमने, B की पावर B, C की पावर K लिख दिया, D की पावर D। तो एक फिजिकल क्वांटिटी मान लो 4 चीजों पर डिपेंड कर रही है, ठीक है? तो जब आप इसकी इक्वेशन लिखोगे, है ना, वो m की पावर ऐड करके वो लिखते हैं ना, m की पावर A B C वो सब लिखते हैं, वो जब आप लिखोगे, ठीक है, तो उसमें एक आएगा m, एक आएगा l और एक आएगा t। यहाँ पर उसकी कुछ पावर होगी, यहाँ पर कुछ पावर होगी और यहाँ पर कुछ पावर होगी। और यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि ये मैकेनिक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे भी MLT होगा। तो जो इक्वेशंस बनेंगी वो 3 ही बनेंगी, यानी कि ये आप इससे इक्वेट कर दोगे, ये आप इससे इक्वेट कर दोगे और ये आप इससे इक्वेट कर दोगे। तो इक्वेशन कितनी बनेगी? 3, ठीक है? और ये मैथ्स का रूल है कि अगर आपके वेरिएबल ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इक्वेशन, तो वो कभी सॉल्व नहीं होगा। ये तो पता है ना, अगर मेरे पास वेरिएबल 4 है, इक्वेशन 3 है सॉल्व करने के लिए, तो उसके एग्जैक्ट सॉल्यूशन कभी नहीं आ पाएंगे, है ना? तो ये एक प्रॉब्लम है कि भाई अब मैकेनिक्स में अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, तो उसके जो वेरिएबल है वो 4 हो जाएंगे, A, B, K और D हमने माने हुए जो वेरिएबल। तो यानी कि आपको 4 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इक्वेशन तो हमारे पास 3 ही बनेंगी, क्योंकि एक m की पावर वाली बनेगी, एक l की पावर और t की पावर। 3 इक्वेशन और 4 वेरिएबल, क्या उसका कभी आंसर आएगा? नहीं आ सकता। ये मैथ्स का रूल है, जितनी इक्वेशंस हैं उतने ही वेरिएबल होंगे, तभी उसके एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है? तो दिस इज द रीजन। और अगर मैकेनिक्स के अलावा हम उसकी बात करें, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब 12th क्लास में आएगा वो फिजिक्स का पार्ट, ठीक है? तो अगर हम उसको इंक्लूड कर लें, ठीक है, तो बन सकता है, मतलब तो फिर एक फिजिकल क्वांटिटी जो 3 से ज़्यादा पे डिपेंडेंट है, ठीक है, तब हमारी कैलकुलेशन हो सकती है, ठीक है? लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, वो 4 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट वाला कभी नहीं पूछेंगे आपसे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। 4 इक्वेशन सॉल्व करना ना बहुत लंबा चला जाता है वो, और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसलिए वो 4 इक्वेशन वाला कभी देते ही नहीं है, ठीक है? यस सर। नोट डाउन हो गया ये वाला, है ना? रब कर रहा हूँ मैं। इसके बाद हमारा एक दो टॉपिक्स बचे हुए हैं, एक तो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, और फिर एक हमारा बचा हुआ है वो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, है ना? पहले हम एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन डिस्कशन करेंगे। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, तो सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है, या फिर मतलब एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस क्या होता है? एक एक करके बताएंगे। कौन बताना चाहेगा सबसे पहले? बताओ पार्थ। Sir, accuracy is basically like you are getting the desired output, like which is equal to what is asked, but precision is more like how precise or like how close was your how close you were to that
answer that was really required. एक्यूरेसी वाला तो आपका ठीक है, प्रिसीजन वाला गलत है। अर्शी आप बताओ। Sir, accuracy basically something which is closeness. The accuracy means closeness to the correct answer, like how much closer an answer is to the correct one. And precision means like if there are 2-3 readings, so the readings are close to one another. It is not directly linked with the answer, but linked with all the readings. लिंक विद द शांतनु आप क्या बताना चाहोगे? सर मैं तो एक्यूरेसी का यही बता रहा था, जो एग्जैक्ट मतलब एक्यूरेट और प्रिसीजन का मतलब कि उसके आसपास क्लोज हो, मतलब एक्यूरेसी और प्रिसीजन का लगभग फिर सेम ही मतलब हुआ, जो आसपास हो, है ना? देखो चलो, वेल ट्राई, ठीक है, आपने काफी अच्छे से। अर्शी आपका आंसर सही है, बिल्कुल, है ना? देखो एक्यूरेसी और प्रिसीजन एकदम क्लियरली समझते हैं। सपोज ये एक निशाना लगाने वाला होता है ना, क्या बोलते हैं? आर्चरी बोलते हैं ना, आर्चरी। निशाना लगाने वाले हैं दो लोग, ए और बी। ये थोड़ा इसको हम अच्छे से इसको अच्छे से बना देते थोड़ा हम। तो यहाँ पर बीच में निशाना लगाना होता है। तो डिजायर्ड क्या है, जो निशाना लगाने वाले हैं वो बीच में निशाना लगाएंगे, है ना? यहाँ निशाना लगाना है। तो डिजायर्ड है कि यहाँ पर निशाना लगाना। तो एक जो मतलब पर्सन ए है, ठीक है, वो जब निशाना लगा रहा है, ठीक है, तो उसने एक लगाया यहाँ पर। इसको निशाने को थोड़ा हम अलग कलर से कर देते हैं। आज कलर खेल लेते हैं। कौन सा करूँ, कौन सा? ग्रीन कर देते हैं। तो इसने एक निशाना मारा यहाँ पर, ठीक है, एक निशाना मारा यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर मारा, एक यहाँ पर मारा। 6 निशाने मारे हैं, 6 के 6 अलग जगह पे, ठीक है। लेकिन जो बी है उसने सारे निशाने मारे इसी जगह पे। ए ने 6 निशाने लगाए, सब अलग अलग जगह। बी ने निशाने लगाए लेकिन सारे एक ही जगह लगाए। तो मैं बोलूँगा कि जो प्रिसीजन है वो बी का ज़्यादा है, यानी कि उसकी जो मतलब वो जो निशाना लगा रहा है वो एक ही जगह पर बार बार लगा रहा है। यानी कि जो जब हम ये जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन है, ये मेजरमेंट में बात होती है ना, जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, है ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें हम कुछ मेजर कर रहे हैं। तो उस मेजरमेंट में आप कोई रीडिंग ले रहे हो और वो सारी रीडिंग्स लगभग आसपास आ रही हैं, है ना, तो बोलेंगे कि आपकी रीडिंग्स जो है वो प्रिसाइज है ना। जैसे आपने मान लो मेजर किया 10 सेंटीमीटर, फिर 9.99 सेंटीमीटर, फिर 10.01 सेंटीमीटर, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो बोलेंगे कि आपकी रीडिंग्स प्रिसाइज है, ठीक है। तो जो बी है पर्सन, उसका जो निशाना लगाने वाला जो तरीका है वो प्रिसाइज है। वो निशाना लगा रहा है, एक ही जगह पर लगा रहा है बार बार, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर निशाना उधर होता जहाँ पर वो मार रहा है तो वो जीत जाता, है ना, सारे निशाने उससे सही जगह लगते। लेकिन जो ए है वो प्रिसाइज तो नहीं है, उसके अलग निशाने अलग जगह लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन बी के कंपैरिजन में ए के जो निशाने लगे हैं वो टारगेट के ज़्यादा क्लोज है। तो ए का जो निशाना लगाने का तरीका है, ठीक है, वो है एक्यूरेट, मतलब मोर प्रॉपर एक्यूरेट तो नहीं बोलेंगे,
हम बोलेंगे इट इज मोर एक्यूरेट, ठीक है। और ये वाला जो है ये मोर प्रिसाइज, ठीक है। अब इसको हम रीडिंग्स की मतलब रीडिंग्स के एग्जांपल से भी समझते हैं। सपोज आपने एक लेंथ मेजर करनी थी, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो सपोज 3 सेंटीमीटर है। तो अब पर्सन ए ने जो रीडिंग्स दी वो दी मान लो 2.99 सेंटीमीटर, 3.01 सेंटीमीटर, फिर 2.98 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी ने जो रीडिंग दी, बी ने रीडिंग्स दी 3.3 सेंटीमीटर, 3.301 सेंटीमीटर एंड 3.302 सेंटीमीटर. Now tell me which reading is more precise and which reading is more accurate? Sir, A is more accurate and B is more precise. Yes. क्योंकि Yes, sir. A की जो रीडिंग्स आई है वो एक्चुअल वैल्यू के नज़दीक है, ज़्यादा एक्यूरेट मतलब ज़्यादा नज़दीक आ रही है ट्रू वैल्यू के। और B की जो वैल्यूज हैं वो ट्रू वैल्यू से तो थोड़ा दूर है एज कम्पेयर टू A, लेकिन सारी रीडिंग्स जो हैं वो लगभग आसपास ही हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो इट इज़ मोर प्रिसाइज, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप इस दुनिया में किसी भी चीज़ की एक्चुअल होती है ना जो ट्रू वैल्यू, वो आप नहीं निकाल सकते। जैसे अगर मैं लाइन खींच दूँ और मैं कहूँ कि ये इसकी रीडिंग बताओ क्या आएगी, तो आप इसको एक्यूरेटली कभी भी मेजर नहीं कर सकते, यानी कि इसकी ट्रू वैल्यू आप लाइफ में कभी नहीं बता पाओगे। बताओ ऐसा क्यों? Sir, because जो हमने लेंथ इन्वेंट करी है, it is also not so precise and it is not universally accepted. Thus इसकी कभी ट्रू वैल्यू हम फाइंड ही नहीं कर सकते। Okay, अर्शी आप बताओ। सर मेरा एक्चुअली नेटवर्क थोड़ा अनस्टेबल है, तो आप फिर से एक बार बताएंगे। अच्छा, क्वेश्चन यही है कि मैंने एक लाइन खींच दी है ना, वो लेफ्ट साइड पे लाइन खींची हुई है, वो जो लाइन है उसकी लेंथ हम लाइफ में कभी भी एक्यूरेटली यानी कि ट्रू वैल्यू उसकी हम कभी नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा क्यों है? सर क्योंकि लाइक एक्यूरेट इसलिए नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ऊपर एक 0.5 का भी डिफरेंस आ जाता है, मतलब बहुत सारे 0.5 भी होते हैं। लाइक अगर 3.001 भी है तो बहुत 0.5 का भी अगर डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज एक्यूरेट खींचना कुछ। ओके सर इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन से उसके कारण कभी भी ट्रू वैल्यू नहीं आती। अच्छा, ये कहाँ से देखा आपने? नहीं सर, मैथ्स में आज यही पढ़ा था क्लास में। अच्छा पढ़ा था, ठीक है। देखो एक चीज याद रखो, मान लो आप इसकी रीडिंग ले रहे हो एक नॉर्मल मीटर स्केल से, ठीक है। तो इसकी नॉर्मल मीटर स्केल से रीडिंग आ गई मान लो 3.0 सेंटीमीटर या 3.01 सेंटीमीटर, ठीक है, या 3.0 ही आएगी, नॉर्मल मीटर स्केल है 3.0 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेकिन अब आपको मान लो मैंने एक और एक्यूरेट मतलब मोर मतलब ज़्यादा प्रिसाइज स्केल दे दिया, जैसे वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो है, ठीक है, वो इससे भी छोटे डिस्टेंस को बहुत इजीली नाप सकता है। तो जब वर्नियर कैलिपर रीडिंग देगा ना वो ऐसे कुछ देगा। फिर उससे भी ज़्यादा प्रिसाइज एक वो आता है इंस्ट्रूमेंट, स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज इसकी रीडिंग देगा मान लो ऐसे। फिर उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट मतलब प्रिसाइज माइक्रोस्कोप आता है। माइक्रोस्कोप के नीचे आप रखोगे इसकी रीडिंग मान लो ऐसे आ जाएगी। फिर उससे भी डीप लेवल पे मतलब बहुत छोटी चीज़ों को देखने वाले स्कोप मतलब इलेक्ट्रॉन स्कोप होते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन स्कोप्स बोलते हैं उनको,
जो मतलब नैनोस्कोप, सॉरी नैनोस्कोप, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनस्कोप आता है। तो नैनोस्कोप से जब आप देखोगे तो इसकी लेंथ ये आएगी, 9 डिजिट्स तक दिखाएगा वो। फिर आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो वो 3 के बाद इधर 12 डिजिट्स आएंगे फिर। तो इसका तो कोई एंड नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वो जो लेंथ की प्रिसाइजनेस है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आप इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज कर रहे हो। अब इंस्ट्रूमेंट तो ऐसे भी हो सकते हैं जो 10 from -12 लेवल तक नाप सकते हैं, मतलब न्यूक्लियस के लेवल तक को नाप सकते हैं, वैसे भी हो सकते हैं। और इसमें तो अगर मैंने यहाँ पर एक ऐसी डॉट रख दिया, यहाँ पे 1 अरब एटम्स हैं, तो देख रहे हैं डॉट मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पे 1 अरब एटम्स है कम से कम, वो भी मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ, राइट। और हमारे पास ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एटम तक लेवल को देख सकते हैं। तो आप किसी भी चीज की ट्रू वैल्यू को कभी भी मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं उससे ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ना। तो हम तो अब एक नया क्वेश्चन आता है, तो सर जब हम फिर किसी चीज़ की ट्रू वैल्यू निकाल ही नहीं सकते तो हम ट्रू वैल्यू किसको मानेंगे फिर? तो इसका सिंपल सा आंसर है, हाँ बोलो सर, इन्फिनिटी को ट्रू वैल्यू मान सकते हैं? नहीं, इन्फिनिटी तो फिर सब कुछ इन्फिनिटी हो जाएगा वो तो फिर गलत हो जाएगा ना, सभी चीज़ों की वैल्यू आपने इन्फिनिटी रख दी, गलत हो जाएगा वो। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, हम जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उनकी जो भी रीडिंग्स आएंगी उनका हम एक एवरेज ले लेते हैं, मीन, उसको हम ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। जैसे मैंने 10 रीडिंग्स ली है ना, मान लो मैंने मीटर स्केल से नापा, उससे मैंने 10 रीडिंग्स ले ली, तो जो 10 रीडिंग्स हैं, ठीक है, वो हो सकता है अलग अलग आए, जैसे ये जो अभी हमने रीडिंग्स ली अलग अलग आ रही है, तो हम क्या करेंगे, सबका एक एवरेज ले लेंगे, मीन ले लेंगे, उसको हम ट्रू वैल्यू मान लेंगे, बस। ठीक है, हालांकि वो भी हम ट्रू वैल्यू मान रहे हैं, है नहीं वो, ठीक है, कुछ तो मानना पड़ेगा ना, क्यों ना तो फिर हम काम ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ना सिग्निफिकेंट फिगर्स और ये वाला फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा, देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। ठीक है, किसी को कोई डाउट पूछना तो बताइए। एनी डाउट्स? सर जो आपने वर्कशीट दी है, हाँ सर उसमें एरर एनालिसिस भी है, तो सर वो भी करेंगे? एरर जो है ना वो CBSE वालों ने हटा दिया है, ठीक है, तो और ना बड़ा रायता फैल गया पिछले 2-3 सालों में ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा सिलेबस चेंज किया है, ठीक है, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ कि भाई किसमें क्या चीज़ है। तो बट CBSE में जहाँ तक मेरे को याद है एरर नहीं है, ठीक है। तो आपके स्कूल में ये वाला चैप्टर हो गया है? यस सर, हो गया है, और मैम ने एरर एनालिसिस तो नहीं करवाया। अर्शिया आपका? सर मेरा तो करवाया है। अच्छा, एरर करवाया है। शांतनु आपके स्कूल में? नहीं कराया सर। नहीं कराया। चलो देखते हैं। एक्चुअली क्या है ना, जो CBSE उन्होंने तो हटा दिया है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में है ना, और एंट्रेंस एग्जाम में भी है या नहीं है ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम का भी बार बार सिलेबस चेंज कर रहे हैं, पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो एक काम करेंगे, हम एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग चल लेंगे, अगर एंट्रेंस एग्जाम में सिलेबस में होगा तो हम करेंगे इसको, ठीक है। एंट्रेंस का मतलब है नीट या IIT मेंस, है ना, उसमें अगर होगा तो हम इसको करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करेंगे, है ना। और कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। शांतनु? थैंक यू सर। नो सर। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय। थैंक यू।